नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवब्रसन चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आज हम पुनः एक बार वीडियो के माध्यम से ही आपसे रूबरू होंगे, क्योंकि ये जो विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं, स्थितियाँ सामान्य तो हो चुकी हैं, फिर भी अभी बचाव और सुरक्षा की ज़रूरत है। तो उसी बचाव और सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अभी अपनी कक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से ही पूरी करेंगे। तो आज उस कड़ी में हम आपको आपकी किताब वसंत से पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप अपने पाठ को वीडियो के माध्यम से ही समझ पाएंगे। पाठ के जो लेखक हैं वो सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, हिंदी साहित्य जगत में व्यंग्य में उनका अग्रणी स्थान है और नाम है उनका हरिशंकर परसाई जी। हिंदी साहित्य के वो पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को भी विधा के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो व्यंग्य विधा में काफ़ी सराहनीय रही हैं और उसी का एक हिस्सा है, उसी विधा का एक अंश है जो आपके पाठ में दिया गया है और पाठ का नाम है बस की यात्रा। तो सबसे पहले हम पाठ को शुरू करने से पहले लेखक हरिशंकर परसाई जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। पाठ का सारांश क्या है, क्योंकि कोई भी कवि हो या लेखक हो किसी पाठ को लिखता है तो लिखने के पहले यानी लिखने से पूर्व उस लेखक या कवि की मन स्थिति क्या होती है, वो क्या विचार करता है, क्या सोचता है, किस उद्देश्य को लेकर के वो रचना करता है, वो सारी चीज़ें पाठ में आपको सारांश के अंतर्गत ही मिल जाती हैं कि वो पाठ किस उद्देश्य को लेकर के लेखक ने लिखा है या कवि ने लिखा है। तो पाठ के लिखने का उद्देश्य आपको सारांश के माध्यम से पता चलेगा। पूरी कहानी का जो सार होगा वो पाठ के वचन के माध्यम से आपको मिलेगा। पाठ में कुछ कठिन शब्द भी मिलेंगे, उनके शब्दार्थ भी आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक हरिशंकर परसाई जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पर। लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जन्म हुआ है 22 अगस्त सन 1924 में। जन्म स्थान है होशंगाबाद जिला, जिले में इटारसी के निकट जमानी नामक गांव में। इनकी मृत्यु हुई है 10 अगस्त सन 1995 में। इनकी रचनाएं हैं जिसमें से इनका व्यंग्य निबंध जो है पहला है प्रेमचंद के फटे जूते। दूसरा है भूत के पाँव
पीछे। तीसरा है बेईमानी की परत। चौथा है तब की बात और थी। ये तो उनके व्यंग निबंध हैं। उपन्यास है उनका रानी नागफनी की कहानी। दूसरा है तट की खोज। कहानी संग्रह है इनका पहला है हंसते हैं रोते हैं। दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे। यह तो आपके पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है कि उनका जन्म हुआ है 22 अगस्त सन 1924 में। जन्म स्थान है उनका होशंगाबाद जिले में इटारसी के निकट जमानी नामक गांव में। उनकी मृत्यु हुई है 10 अगस्त सन 1995 में। उनकी रचनाएं हैं जो व्यंग निबंध है उनका प्रेमचंद के फटे जूते, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत और तब की बात और थी। उनका उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। आदि कहानियाँ भी हैं, उपन्यास भी हैं, निबंध भी है, व्यंग निबंध भी है जो रचनाएं हरिशंकर परसाई जी ने की है। तो इसके बाद इस उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के उपरांत हम चलते हैं पाठ के सारांश और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर। पाठ का सारांश है लेखक अपने मित्रों के साथ की गई यात्रा और उसमें होने वाली परेशानियों के बारे में बताते हैं और प्राइवेट कंपनियों की स्वार्थपरता पर व्यंग करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ हैं
शब्द अर्थ। पहला है निमित्त, दूसरा है गोता, तीसरा है इत्तेफाक। निमित्त का अर्थ होता है साधन, या कारण। गोता का अर्थ है डुबकी लगाना। इत्तेफाक का अर्थ है संयोग। चौथा है बियाबान, अर्थात उजाड़ या सुनसान। जंगल या उजाड़ खंड भी होता है। पांचवा है अंत्येष्टि, मृतक कर्म या दाह संस्कार। छठवां है प्रयाण, प्रस्थान या मरना। बेताबी, बेचैनी या उतावलापन। ये तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं कि जैसे निमित्त का अर्थ होता है साधन या कारण, गोता डुबकी लगाना, इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग, बियाबान उजाड़ या सुनसान या जंगल या उजाड़ खंड अर्थात जो नितांत एकदम सूना हो। अंत्येष्टि मृतक कर्म या दाह संस्कार को कहते हैं। प्रयाण, प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना भी और मरना भी। बेताबी का अर्थ होता है बेचैनी या उतावलापन। तो ये पाठ का सारांश और पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अब आती है बात कि पाठ जो हमारा बस की यात्रा है उसमें कहानी क्या है, उसमें दिया क्या गया है। तो संक्षिप्त रूप में मैं आपको उस पाठ की कहानी का सार बताती हूँ और आप अपनी किताब से उस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा जिससे पूरी कहानी आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि जो स्व अध्ययन होता है वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो कहानी उन 5 मित्रों की है कि जो कहीं यात्रा करना चाहते हैं। लेखक ने जो ये कहानी लिखी है वो संस्मरण है। संस्मरण का मतलब ही होता है कि किसी भी घटना को याद करके जब लिखा जाए, तो वो अपने 5 मित्रों के साथ एक बार यात्रा करता है और उसी यात्रा को याद करके यानी उसी यात्रा की स्मृतियों को वह अपनी लेखनी के माध्यम से लिखता है। तो 5 मित्र हैं, वो जाते हैं और उन्हें पन्ना से आगे सतना और सतना से आगे जबलपुर जाना होता है। तो वहाँ एक प्राइवेट कंपनी की जो बस चलती है उस बस की दुर्व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग किया हुआ है लेखक ने
कि वो बताते हैं कि जब पाँचों मित्र वहाँ बस स्टॉप पर पहुँचते हैं और जिस बस में वो बैठना चाहते हैं, 4 बजे की शाम जो बस वहाँ से चलती है, उस बस की दशा एकदम दयनीय है। उस बस के लिए उन्होंने विशेषण दिया है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध यानी एकदम बूढ़ा और जर्जर। तो बस की हालत एकदम ख़राब है। तो उसमें से एक मित्र ने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इस बस से यात्रा करने लायक या देर शाम या रात को यात्रा करने के लायक इस कंपनी की बसें नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको घर पहुंचना है, घर पहुंच के फिर अगले दिन सुबह अपने काम पर भी पहुंचना है। इस बात को सोचते हुए वो लोग उस बस से जाने को तैयार हो जाते हैं। तो बस आती है और बस की हालत जब देखते हैं तो एकदम जर्जर है। लेकिन उन्हीं 5 मित्रों में से एक जो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं है, घबराओ नहीं, बैठ जाओ और चलो इस पे बैठ करके ये हमें बड़ा संभाल के ले चलेगी। बड़ा संभाल के ले चलना ये व्यंग है। उस डॉक्टर मित्र ने व्यंग किया उस बस की हालत को देखते हुए। तो 5 मित्र उस बस में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उन्हें ये महसूस होता है, लेखक कहते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बस में नहीं बल्कि कहाँ बैठे हैं, बस की इंजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि बस के जितने भी शीशे थे वो सारे टूट चुके थे। तो वो कहते हैं कि जो टूटे हुए शीशे थे, शीशे जो बचे थे उसकी तो चिंता नहीं थी, हाँ उन बचे हुए शीशों से हमको बचना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि शीशे चुभने के डर के मारे वो ऐसा कहते हैं। इसके बाद फिर बताते हैं कि सीट उखड़ी पकड़ी थी। सीट के लिए जो उसमें गद्दी लगती है वो गायब थी। कोई भी सीट उसमें बैठने लायक नहीं थी। उसमें से कीलें निकली हुई थी, वो कहीं भी चुभ सकती थी। और उसका इंजन का जो भाग था वो भी खटखट खटखट करता था। तो लेखक पूरे बस की ये कंडीशन बताते हैं कि बस की ऐसी दुर्दशा थी कि जिसमें यात्रा करना एकदम असंभव था, लेकिन वो बस चल रही थी। तो सबसे इत्तेफाक की बात उन्होंने बताया कि बस के जो हिस्सेदार थे, यानी उस कंपनी का जो मालिक रहा होगा या मालिक के साथ जिसकी हिस्सेदारी रही होगी, उसका भी एक सदस्य उस बस में बैठा था। तो लेखक पूछते हैं उस सदस्य से कि भाई क्या ये बस चलेगी? तो बड़े इत्मीनान से और बड़े गर्व से वो हिस्सेदार व्यक्ति कहता है कि क्यों नहीं चलेगी, ये बस तो बहुत अच्छे तरीके से चलती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, देख तो मैं भी रहा हूँ कि बस की बड़ी अच्छी हालत है और ये अच्छे तरीके से चलती भी है। तो फिर वो सदस्य उत्तर देता है कि नहीं जी, ये बस बहुत अच्छे तरीके से चलती है और आपको आपके गंतव्य तक ज़रूर पहुँचाएगी। लेखक कहते हैं कि उस सदस्य की इस तरह की बात सुन करके मुझे उनमें बड़ा श्रद्धा भाव आता है। हिस्सेदार की बात सुन करके लेखक सोचते हैं कि कितना आत्मविश्वास है कि इन्हें इस बस की हालत को देखते हुए भी इतने विश्वास के साथ ये ऐसा कह रहे हैं कि हाँ जी, बस चलती क्यों नहीं है, बस बहुत अच्छे तरीके से चलती है। उनकी यह बात सुन करके लेखक कहते हैं कि मैं उस हिस्सेदार को श्रद्धा के भाव से देखने लगा, और श्रद्धा के भाव से इसलिए देखने लगा कि क्या इंसान है कि मरना पसंद है लेकिन बस की कंडीशन को सही करवाना पसंद नहीं है। फिर 5 लोग तो बैठे ही हैं उस बस में। तो लेखक कहते हैं, फिर व्यंग करते हैं, कहते हैं जो लोग पहुंचाने के लिए आए थे और अन्य मित्र जो उन्हें छोड़ने आए थे बस स्टॉप पर, कह रहे हैं वो ऐसी नज़रों से हमें देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों, और मानो यह कह रहे हों कि ये संसार का नियम है, आना जाना तो लगा रहता है, भाई जो आता है वो जाता है। तो लेखक का कहने का अर्थ ये है कि जो हमें पहुंचाने आए थे वो कह रहे थे कि भाई आपकी वापसी संभव नहीं है, आपने जिस बस में बैठने का निर्णय लिया है वो बस आपको गंतव्य तक पहुंचाएगी भी या नहीं, गंतव्य की बात ही छोड़िए, वो आपको कहाँ ले जाएगी, लगता है सीधे प्रस्थान करा देगी। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि हम लोग हिम्मत करके उस बस में बैठे रहे और धीरे धीरे कह रहे थे कि रास्ता तो बड़ा सुहावना था, रास्ते में वृक्षों की कतार थी
लेकिन सारे वृक्ष जो दिखाई देते थे वो हमें हमारे खासे दुश्मन दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि ये लगता था कि बस किसी पेड़ से ज़रूर टकरा जाएगी। लेकिन जब एक पेड़ बीत जाता तो लेखक कह रहे हैं कि हम दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते थे कि कहीं दूसरे पेड़ में न जा कर के ये बस टकरा जाए। लेकिन किसी तरह से चलती गई। फिर इत्तेफाक और भी आगे बताते हैं कि इतने से ही नहीं बीता, और भी आगे बहुत कुछ हुआ। एक पुलिया पर पहुंचने के बाद बस का अगला टायर जो था वो पंक्चर हो गया। कह रहे हैं कि वो स्पीड अगर तेज़ रही होती बस की तो बस शायद नाले में ही गोते लगा रही होती। गोते जो शब्द का अर्थ भी हमने आपको बताया है कि अगर बस की स्पीड तेज़ रही होती तो बस क्या हो जाती, नाले में गिर जाती, और नाले का बहाव तेज़ था तो उसमें बस डुबकियां लगाने लगती। कह रहे हैं किसी तरह से जब पुराना घिसा पिटा दूसरा टायर लगाया गया तो बस की स्पीड और भी धीमी हो गई, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर। तो धीरे धीरे बस रेंगती हुई आगे निकली। तो थोड़ी देर चलने के बाद लेखक कहते हैं फिर एक घटना घटी, और यह हुआ कि तेल की टंकी में ही छेद हो गया। तेल की टंकी में छेद हो गया। अब ड्राइवर बेचारा किसी तरह से उसमें नीचे बाल्टी लगा करके फिर नली के द्वारा इंजन तक तेल पहुंचाने का काम कर रहा था। तो लेखक कहें हम लोग तो इत्मीनान से बैठ चुके थे, हमने ये जान लिया कि अब हमें जबलपुर से ट्रेन मिलने की संभावना एकदम खत्म हो गई है। कहते हैं कि अब हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ही नहीं, और गंतव्य तक क्या हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। और यह सोच करके कि अब ज़िंदगी का अंत आ गया है, हम पांचों मित्र आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। और इसके बाद फिर उसकी कंडीशन ऐसी बताते हैं, कहते हैं धीरे धीरे उसकी रोशनी जो है, लाइट, वो क्या हो गई, धीमी पड़ने लगी। और जब लाइट ही, भाई किसी गाड़ी की लाइट ही धीमी हो जाएगी तो आगे का रास्ता दिखना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहे हैं बार बार हमें उस सज्जन पर हंसी आ रही थी। सज्जन यानी कंपनी के जो हिस्सेदार व्यक्ति उसमें बैठे थे। लेखक का कहना है कि वो अपनी भी जान की परवाह किए बिना उस बस में बैठे हैं। भाई बस की कंडीशन एकदम ख़राब, न उसका टायर सही, न गाड़ी का कोई शीशा सही, न उसकी सीटें सही, उसमें कुछ भी सही नहीं था। कह रहे हैं उसका ब्रेक भी फेल हो सकता था, स्टीयरिंग भी फेल हो सकती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस बस के साथ कोई भी घटना घट सकती थी। व्यंग्य की कड़ी में लेखक एक बहुत अच्छा व्यंग्य करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से। कह रहे हैं कि बस भी ऐसे ही लग रही थी जैसे उसका सबके साथ असहयोग चल रहा था। उन्होंने उदाहरण में दिया है कि सीट का बॉडी के साथ यानी जब सीट है ही नहीं तो कभी लगता था कि शरीर पूरा आगे भागा जा रहा है और सीट पीछे छूटी जा रही है, या फिर स्टीयरिंग का ड्राइवर के हाथों के साथ, यानी शीशों का जो था वो खिड़की के साथ, यानी बस की किसी भी पुर्जे के साथ कोई भी सहयोग नहीं था। तो उसी पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि जैसे लग रहा था कि बस का सबके साथ असहयोग चल रहा है। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता की एक कड़ी का ही आंदोलन है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1920 में। 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू किया गया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी सन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। ये दोनों आंदोलन ही स्वतंत्रता की कड़ी का एक अहम हिस्सा है। तो लेखक उसी का उदाहरण देते हैं, और लेखक ये कहते हैं कि वो मध्यम चांदनी में क्षीण यानी जो कम होती, वो चांदनी रात में लाइट के सहारे नहीं, क्योंकि उसमें लाइट ही नहीं है, चांदनी रात में वो धीरे धीरे मध्यम गति से किसी तरह से अपने चलने का जो कार्यक्रम है वो पूरा कर रही है। और लेखक को अपने मन में आत्मग्लानि भी होती है। कह रहे हैं उस बस को उन्होंने एक वयोवृद्ध यानी बूढ़ी स्त्री के रूप में माना। उन्होंने कहा कि यह तो बैठने के योग्य नहीं बल्कि
पूजा करने के योग्य है, और हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी, इस बेचारी पर लद करके बैठ गए। जो अपना खुद नहीं भार सहन कर पा रही है या उठा पा रही है, वो हमारे भार को क्या उठाएगी। गलती तो हमने पहले ही कर दी, बैठ करके हमें इस बस पर बैठना ही नहीं चाहिए था। तो कुल मिला जुला करके लेखक का व्यंग है उन प्राइवेट कंपनियों पर जो अपने स्वार्थ के लिए जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि इन किन प्रकारेण हमारा काम होता रहे, हमें प्रॉफिट मिलता रहे, बस बाकी जनता को क्या समस्याएं होती हैं इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के हिस्सेदार उस सज्जन व्यक्ति के बारे में भी लेखक कहते हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग यानी बलिदान, कि बलिदान की ऐसी भावना और किसी में भी नहीं मिलेगी। दुर्लभ है ऐसा मिलना कि वो बस की हालत जानते हुए भी उस बस में बैठे हैं। उस घटना के बारे में बताते हैं कि जब नाले के पुल के ऊपर बस का टायर पंक्चर हो गया तो लेखक कह रहे हैं कि अगर इत्तेफाक से कहीं बस नाले में गिर जाती तो भाई नाले में गिरने के बाद तो बचता कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि वो महोदय जब पहुँचते यमराज के यहाँ तो यमराज भी यानी भगवान भी बाहें पसार के उनका स्वागत करते और कहते कि लो यह महान व्यक्ति आ रहा है जो मर तो गया लेकिन टायर नहीं बदला। तो ये भी एक करारा व्यंग ही है कि भाई मरना पसंद है लेकिन टायर बदलना पसंद नहीं है। कंजूसी की भी एक हद है। तो कुल मिला जुला के लेखक का यही मानना है कि सबसे पहली गलती तो हमने यही कर दी उस बस में बैठ करके, क्योंकि समझदार या अनुभवी व्यक्तियों ने, समझदार यहाँ उन व्यक्तियों के लिए संबोधित किया गया है कि जो पहले कभी उस बस से यात्रा कर चुके होंगे। तो लेखक कहता है कि पहले ही अनुभवी व्यक्तियों ने मना किया था कि इस 4 बजे वाली बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो लेखक कह रहे हैं हमने पूछ भी लिया था कि क्या रास्ते में चोर और डाकू मिलते हैं। तो उन समझदार व्यक्तियों ने कहा कि नहीं, डाकू चोर तो मिलने की बात ही छोड़ दीजिए, ये बस तो खुद ही डाकिन है। डाकिन यानी भूतनी है। तो वो बस की ऐसी खटारा स्थिति थी कि बस तो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी डाकू चोर भूतनी जो भी विशेषण दे लीजिए। तो लेखक कहते हैं कि भाई हम 5 मित्र इत्मीनान से ये मान लिए कि अब हमें इस धरती पर नहीं रहना है। हमारा प्रस्थान कहाँ होगा? यमराज के घर होगा। यह सोच करके ज़िंदगी के जो बचे हुए क्षण हैं हम उन्हें व्यर्थ क्यों गंवाएं। और वो 5 मित्र एक साथ बैठ करके हंसी मजाक करने लगते हैं। तो यह तो आपके पाठ का सार है कि कहानी क्या है। जब आप इसे पढ़ेंगे, अपनी किताब से स्वाध्ययन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि पाठ बड़ा मजाकिया है। व्यंग का मतलब ही होता है, व्यंग का मतलब ही होता है कि थोड़ा हंसना हंसाना। और आपके लेखक हरिशंकर परसाई जी ऐसे साहित्यकार हैं, हिंदी जगत के ऐसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को भी एक विधा का नाम दिया और विधा में उसे शामिल कराया। तो यह जो आपका पाठ है बस की यात्रा संस्मरण है, लेकिन ये लिखा किस विधा में गया है? व्यंग विधा में लिखा गया है। और लेखक इसमें अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा करता है। तो आप इस वीडियो में पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, पाठ के सारांश को पढ़ेंगे और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे और इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।